हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये क्या है, आपका मॉडल प्रश्न पत्र। आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली, बोर्ड परीक्षा होने वाली कक्षा 8वीं की, उसका मॉडल प्रश्न पत्र है। और इस मॉडल प्रश्न पत्र से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएंगे उसका यहाँ पे आपको प्रारूप भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं हम वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न कितने रहेंगे आपके? प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? प्रश्न क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? अ नंबर अरस्तु, ब नंबर जेम्स मिल, स नंबर अब्राहम लिंकन और द नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर जेम्स मिल की। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? तो जेम्स मिल की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? चलिए ध्यान दीजिए। खुशनवीसी सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से सुंदर ढंग से यानी कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लिखते हैं, छापते हैं, नकल करते हैं, स्केचिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर, लिखते हैं। खुशनवीसी और सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। तो इसका अ नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। फरमान का अर्थ होता है? अ नंबर शाही दरबार, शाही बगीचा, शाही मोहर और शाही आदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर शाही आदेश। फरमान का अर्थ क्या होता है? शाही आदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। प्रश्न है हैदर अली और टीपू सुल्तान खालिस्तान के शासक थे। मद्रास के, मैसूर के, बंगाल के, विदिशा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर मैसूर के। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अ नंबर सन 1300 में, ब नंबर सन 1400 में, स नंबर सन 1500 में और द नंबर सन 1600 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से कौन अखिल भारत का एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे भारतीयों के हाथों में था? प्रश्न क्या है? इनमें से मीन्स यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन अखिल भारत का एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसका नियंत्रण पढ़े लिखे भारतीयों के हाथों में था। अ नंबर पूना सार्वजनिक सभा, ब नंबर इंडियन एसोसिएशन और स नंबर मद्रास महाजन सभा और द नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ब नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स नंबर लाल बहादुर शास्त्री और द नंबर जवाहरलाल नेहरू। बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था? प्रश्न क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। अ नंबर अमृतसर, ब नंबर जालंधर, स नंबर लुधियाना और द नंबर कलकत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मीन्स ये चारों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है। अ नंबर कैंसर उपचार की औषधियाँ, ब नंबर झरने का जल, स नंबर उष्णकटिबंधीय वन और द नंबर इनमें से कोई नहीं। देखो उष्णकटिबंधीय वन तो मानव निर्मित हो ही नहीं सकते, झरने भी मानव निर्मित नहीं है। और तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का कैंसर उपचार की औषधियाँ किसके द्वारा निर्मित की गई? मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका अ नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न है ये क्या है? निम्नलिखित। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला एक भौतिक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला एक भौतिक कारक नहीं है? ए नंबर स्थलाकृति है, मृदा भी है और जलवायु भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? द नंबर प्रौद्योगिकी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और प्रौद्योगिकी। तो प्रश्न क्या था? कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले एक भौतिक कारक नहीं है पूछा है इसमें। तो यहाँ पे इसका द नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 से 20 तक देखेंगे। ये प्रश्न कैसे हैं? आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरल के नाम बताइए। प्रश्न क्या है? भारत के किन्हीं 4 गवर्नर जनरल के नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल निम्नलिखित है। नंबर 1 वारेन हेस्टिंग, नंबर 2 वार्ड वेलेजरी, नंबर 3 विलियम बेटिंग और नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। ये भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल थे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही हैं थी? प्रश्न क्या है? यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी, ये प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। जो यूरोप कंपनियां थी उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या की? अपार संभावनाएं देखी। वे भारत में कम कीमतों पर सामान को खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इसी व्यापारिक संभावनाओं के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मुगल साम्राज्य क्यों पड़ गया? मुगल साम्राज्य क्यों पड़ गया, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं उत्तर में, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों को स्थापना करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे, बहुत जो उनकी संतान थी, उन्होंने क्या किया? अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इससे मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। यहाँ प्रश्न है, मुगल साम्राज्य कमज़ोर क्यों पड़ गया? तो आप उत्तर बता सकते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कई मुगल गवर्नरों ने, जो मुगल शासक थे, उन्होंने क्या किया? अपने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना शुरू कर दी। जब वो अलग अलग हो गए, इस कारण क्या हुआ? मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये ऐसे वन थे जहां व्यावसायिक लकड़ियां पैदा होती थी। इन वनों को जनजाति लोगों को प्रवेश करने से मनाही थी। तो सुरक्षित वन से आप क्या समझते हैं? सुरक्षित वन ऐसे वन थे जहां व्यावसायिक लकड़ियां पैदा होती थी। इन वनों में जनजाति लोगों का प्रवेश करने, यानी जनजाति लोगों को वहां पे जाने से मनाही थी, यानी वहाँ जाना मना था। इस कारण सुरक्षित वन, यही सुरक्षित वन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? प्रश्न क्या था? अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? तो आपको ये मालूम होना चाहिए अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। और प्रथम कौन थे, ये भी मालूम होना चाहिए आपके। तो आपका यहाँ पे प्रश्न क्या था? अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया? तो उत्तर हो गया, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने अंतिम दिन रंगून जो है आधुनिक म्यांमार की राजधानी है, की जेल में बिताने पड़े। यहीं पर सन 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम जोन्स कौन था? उत्तर हो जाएगा, विलियम जोन्स कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का एक कनिष्ठ न्यायाधीश था। कानूनी विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त वह एक भाषाविद भी था। देखिए, विलियम जोन्स कौन था? तो विलियम जोन्स कंपनी मीन्स इंग्लैंड कंपनी की जो कंपनी थी, उसके द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय, जो कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय बनाई थी, उसका एक कनिष्ठ न्यायाधीश था। कानूनी विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त वह एक भाषाविद भी था। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 क्या है? कार्यपालिका क्या है? प्रश्न क्या है आपका? कार्यपालिका क्या है? तो उत्तर में क्या बता देंगे? कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यपालिका क्या है? क्वेश्चन था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, वह कार्यपालिका कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, वेदिका फार्म कहाँ और क्यों बनाए गए?
तो उत्तर देखिए, वेदिका फार्म तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो जाए। इससे पेस्टी प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों आदि को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 से 24 तक हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। उसका प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए इसमें। मुगल शासकों द्वारा दी गई दीवानी से कंपनी को किस तरह लाभ प्राप्त हुआ? उत्तर देखिए, मुगल शासकों द्वारा दी गई दीवानी से कंपनी को इस तरह लाभ प्राप्त हुए। नंबर 1, दीवानी मिल जाने से कंपनी को बंगाल के संपूर्ण राजस्व पर नियंत्रण प्राप्त हो गया। देखिए क्या हुआ, कंपनी को दीवानी मिल गई। दीवानी मिल जाने से कंपनी को क्या हुआ, बंगाल के संपूर्ण राजस्व पर क्या हो गया, नियंत्रण प्राप्त हो गया। नंबर 2, कंपनी के पास भारत में बेचने के लिए कोई ब्रिटिश वस्तु नहीं थी, अतः इसे भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में सोना चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं का आयात करना पड़ता था। अब दीवानी मिलने पर बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही कंपनी भारतीय चीज़ों को खरीद सकती थी। देखिए कंपनी के पास क्या था, भारत में बेचने के लिए कोई ब्रिटिश वस्तु नहीं थी, अतः इसे भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए प्रतिवर्ष उसे अधिक मात्रा में सोना चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं को आयात कराना, आयात मीन्स बुलवाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उन्हें दीवानी मिलने पर बंगाल से प्राप्त जो राजस्व था, जो बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही कंपनी अपनी भारतीय चीज़ों को खरीद सकती थी। फिर तीसरा है, आगे प्राप्त राजस्व को उपयोग कंपनी अपनी सेना के रख रखाव और कलकत्ता में अपने दफ्तर खोलने तथा नए किले के निर्माण कर सकती थी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका 21 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, लगभग 200 वर्ष पहले के भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या थी? प्रश्न क्या है, लगभग 200 वर्ष पहले के भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति क्या थी? उत्तर देखिए, लगभग 200 वर्ष पहले के भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति ऐसी थी। नंबर 1, भारत में बाल विवाह प्रचलन में था, अधिकतर बच्चों की शादी शुरुआती वर्षों में ही हो जाती थी। नंबर 2, हिंदू एवं मुसलमान पुरुष एक से अधिक शादी कर सकते थे। नंबर 3, ऐसी विधवाओं की प्रशंसा की जाती थी जो अपने मृत पति के साथ चिता पर जलते ही हुए मृत्यु को वर्ण करती थी। नंबर 4, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार भी सीमित था। नंबर 5, अधिकतर महिलाओं को शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। अधिकतर महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। लोग आमतौर पर यह मानते थे कि यदि कोई महिला शिक्षित है तो बहुत जल्दी ही वह विधवा हो जाएगी। इस प्रकार लगभग 200 वर्ष पहले जो भारतीय समाज में महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पे हमने बता दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। प्रश्न क्या है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो उत्तर देखिए, श्रीमान शंकर एक सरकारी कर्मचारी थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अपने पुश्तैनी मकान में रहने आए तो उन्होंने अब तक किराए पर दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या बताया उसने, श्रीमान शंकर एक सरकारी कर्मचारी थे। सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड होने के पश्चात वे अपने पुश्तैनी यानी कि अपने बाप दादाओं के मकान में रहने आए तो उन्होंने अब तक किराए पर दिया हुआ था। उस मकान क्या किया था, अब तक किराए पर दिया हुआ था। उन्होंने किराएदार से मकान खाली करने को कहा, परंतु किराएदारों ने मकान खाली नहीं किया। किराएदारों ने श्रीमान शंकर से कहा कि यदि वे मकान खाली कराना चाहते हैं तो कोर्ट से नोटिस लाएं। श्रीमान शंकर को मजबूरी में किराए के मकान में रहना पड़ा और उन्होंने कोर्ट में किराएदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। 5 साल तक केस लड़ने के बाद जिला अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और मुकदमा जीत गए। किराएदारों ने जिला अदालत के फैसले के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। लगातार तारीखें पड़ने लगी और न्याय होने में 10 साल और गुजर गए। श्रीमान शंकर सेवानिवृत्ति के बाद 15 साल तक किराए के मकान में रहे। अदालतों के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने महसूस किया कि न्याय में विलम्ब एक प्रकार का न्याय का निषेध भी था। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 आता है आपका। प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा है, बंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकसित होने के कारण बताइए। जो बेंगलोर है, बेंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकसित होने के कारण बताइए कह रहा है। तो उत्तर में देखते हैं,
बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकसित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। सबसे पहले क्या हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की सरकार ने की थी। नंबर 2 क्या कह रहा है, बंगलौर में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान हैं। नंबर 3, यह नगर धूल मुक्त था। यहाँ इस नगर में, बंगलौर नगर में धूल कम थी, यानी धूल थी ही नहीं, धूल मुक्त था। और नंबर 4, इस शहर में कार्य करने वाले कुशल प्रबंधक सर्वाधिक उपलब्ध हैं। और नंबर 5, इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंधन प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इस कारण यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी विकसित होने का प्रमुख कारण यही थे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र शेड भी यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको ये शेड भी के जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न और लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न बताइए आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।